हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है NCERT कक्षा 8। और कक्षा 8 की जो भूगोल है, और भूगोल में जितने भी MCQs प्रश्न दिए गए हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो यूटेट, सीटेट या किसी भी स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है और उसमें जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है या सेकंड पेपर होता है, उसमें SST से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो निम्न में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। क है उपयोगिता, और ख है मूल्य, और ग है मात्रा। तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा है जो संसाधन को क्या है, निर्धारित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा मात्रा। ये क्या है, संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो ऐसा कौन सा संसाधन है जिनको मानव ने निर्मित किया है। ऑप्शन क है कैंसर उपचार की औषधियाँ, और ख है झरने का जल, और ग है उष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों इनमें से जो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधि क्या है, मानव द्वारा निर्मित की जाती है। जबकि झरना और उष्णकटिबंधीयों को क्या है, इन संसाधनों का क्या है, मानव इनको निर्मित नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा क। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, कथन पूरा कीजिए। अनवीनीकरणीय संसाधन डैश डैश होते हैं, सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो दोस्तों हमें पहले अनवीनीकरणीय संसाधन को समझ लेना है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने पर पुनः जल्दी से क्या है, तैयार किए जा सकते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। और नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे, वह संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने पर या एक बार प्रयोग में लाने पर पुनः जल्दी से क्या है, प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। इनको प्रयोग में पुनः प्रयोग लाने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो दोस्तों समझते हैं इसके ऑप्शन को। फर्स्ट है सीमित भंडार वाले, और सेकंड है मनुष्य द्वारा निर्मित, और थर्ड है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सीमित भंडार। जो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका भंडार क्या होता है, सीमित भंडार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो ऐसा कौन सा कारक है दोस्तों जो मृदा निर्माण का क्या नहीं है, कारक नहीं है। तो दोस्तों पहला है समय, और मृदा का गठन, और जैव पदार्थ। दोस्तों समय भी क्या है, मृदा निर्माण का कारक है, और जैव पदार्थ भी क्या है, मृदा निर्माण के कारक है। जबकि मृदा का गठन क्या नहीं है, मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा मृदा का गठन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विविध तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रक्षक मेखलाएं, और मल्चिंग,
और वेदिका। तो दोस्तों रक्षक मेखलाओं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ जैसे तटीय क्षेत्रों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? वृक्षों को कतार पर लगाते हैं ताकि मृदा अपरदन रोका जा सके। तो उसे क्या कहते हैं? रक्षक मेखला कहते हैं। जहाँ पे हम क्या मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों को क्या लगा रहे हैं? कतार पर लगा रहे हैं। और किन क्षेत्रों में लगा रहे हैं? तटीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रों में इनका प्रयोग करते हैं हम रक्षक मेखला का। और मल्चिंग दोस्तों होता है जब हम क्या है, कोई सी फसल है या कोई से वृक्ष है, उनके जड़ों पर हम क्या रखते हैं या उनके आधार पर हम क्या रखते हैं? पराल डाल देते हैं या घास डाल देते हैं। तो उससे क्या रहती है, जो पौधा है पौधे में नमी बनी रहती है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मल्चिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं? पौधों में नमी बनाए रखने के लिए। और वेदिका कृषि, तो इसका प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं? तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करते हैं हम? वेदिका कृषि क्या है? उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ वेदिका कृषि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा क्या है प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। तो ये तो दोस्तों क्या प्राकृतिक के अनुकूल है। हमें पूछा है कि कौन सा प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो जब हमें क्या है लाइट की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? बल्ब को बंद कर देना चाहिए। सही बात है। और अगला है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब हमें क्या है पानी की आवश्यकता नहीं है तो हमें नल को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। और गौ है दोस्तों खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमें क्या पुनर्चक्रण के लिए भेज देना चाहिए। अगर हम उसको नष्ट करते हैं तो क्या है, अगर हम जलाते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो यही क्या है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ। ये क्या है प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों हमें प्रश्न को क्या है ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। तो कौन सा क्या है खनिजों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो दोस्तों जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वे क्या है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन क है उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और गौ है वे, ये दोस्तों क्या है ये नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया है, वे असमाप्य होते हैं। और गौ है उनका वितरण असमान होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें क्या है सत्य है कि उनका वितरण असमान होता है। जो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका जो वितरण होता है वो असमान होता है, समान नहीं होता है। तो हमने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि किन्हीं राज्यों में क्या संसाधन जो खनिज हैं, खनिज किसी राज्यों में क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और किन्हीं राज्यों में खनिज पदार्थ पाए नहीं जाते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं। तो खनिजों का वितरण क्या होता है असमान होता है। लेकिन इसका जो दोस्तों गलत हो जाएगा कि इसकी विशेषता नहीं है, खनिजों की विशेषता क्या नहीं है कि वे असमाप्य होते हैं। असमाप्य का मतलब हो गया दोस्तों कि वे कभी समाप्त ना होने वाले। तो खनिज ऐसे तो नहीं है कि कभी समाप्ति नहीं होते हैं, तो खनिज भी क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं। तो इसका गौ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो यही क्या है नहीं है और नहीं है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन क है बोलीविया और ख है चिली और गौ है गाना और गौ है जिम्बाब्वे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिली क्या है विश्व में तांबे उत्पादन के लिए अग्रणीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से
कौन सी आपके रसोई में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संरक्षित नहीं करती है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आपके रसोई घर में आपकी जो क्या एलपीजी है उसको संरक्षित नहीं करती है। तो ऑप्शन क है पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। तो दोस्तों जब हम खाना पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो उसको क्या है, पकाने से पहले कुछ समय पहले हम क्या कर देते हैं, भिगो देते हैं। और जब हम पहले भिगो देते हैं तो आसानी से क्या है, जल्दी पक जाती है। तो उससे क्या है, रसोई गैस की बचत होगी। तो ये सही हो जाएगा। हमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। और अगला है दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना पकाना। तो जब हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो वो क्या है, आसानी से और बहुत जल्दी पक जाता है। जब खाना जल्दी पकेगा तो भी हम क्या है, एलपीजी का बचत कर रहे हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट लेना। तो अगर हम सब्जी को पहले ही काट कर तैयार रख दें तो भी हम क्या है, गैस की बचत कर सकते हैं। और गौ है दोस्तों खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो दोस्तों जब हम खुली कढ़ाई में क्या करेंगे, भोजन को पकाएंगे तो वो क्या आराम से पकेगा, धीरे से पकेगा। और जब धीरे से पकेगा तो ज़्यादा गैस खर्च करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इससे क्या है, आप क्या नहीं कर सकते, एलपीजी को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है उद्यान कृषि का अर्थ है, क है गेहूं उगाना, और ख है आदिम कृषि, और गौ है फलों व सब्जियों का उगाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, उद्यान कृषि कौन सी हो जाएगी, फलों व सब्जियों को उगाना क्या हो जाएगा, उद्यान कृषि हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है दोस्तों, पटसन को क्या है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत, रूस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील क्या है, कॉफी उत्पादक के लिए प्रमुख है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है पोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में और कैलिफोर्निया में, गुजरात में। तो दोस्तों पोर्ट गैलेस्टर कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलिफोर्निया में, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन, जूट और एक्रिलिक। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जूट। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, प्राकृतिक रेशा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान से। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन क है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, और ख है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वालों की संख्या, और गौ है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में
नहीं वितरित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ, कि किसी क्षेत्र में लोग किस प्रकार से वितरित होते हैं, क्योंकि हमें वितरण ही पूछा है। तो इसी का सही आंसर हो जाएगा गौ, कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो क है मृत्यु, जन्म, मृत्यु और विवाह, और ख है जन्म, मृत्यु और प्रवास, और ग है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक प्रमुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है दोस्तों जब कोई लोग या एक स्थान को छोड़कर क्या कर लेते हैं, पलायन कर लेते हैं। एक जैसे आजकल हम देख रहे हैं आए दिनों में कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवास कहते हैं। तो यही क्या है, जनसंख्या को परिवर्तन करने का एक प्रमुख कारक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई 1 अरब, 3 अरब और 6 अरब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 6 अरब हो गई थी 1999 में विश्व की जनसंख्या। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे साथ पहले से बने आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अंतिम प्रश्न को। तो दोस्तों प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। ऑप्शन क है जनसंख्या का आयुलिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, और ख है जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, और ग है बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। इसका क्या हो जाएगा, जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या का आयुलिंग संगठन का आलेख निरूपण है। तो दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय बाय, जय हिंद।